हेलो फ्रेंड्स, हम आपको कुछ वाइवा की ट्रिक्स बताने वाले हैं। जिसको जैसे सबसे पहले आपने लिखा है, जैसे सपोज यहाँ पे एक क्लास लिखा, क्लास एक्स वाई जेड, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट की। तो हमने एक क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास का नेम आप एक्स वाई जेड डिफाइन करते हैं, तो क्लास का नेम आपका हमेशा स्ट्रिंग में रहता है। तो आपका जो भी क्लास का नेम होता है उसका फर्स्ट, अगर जावा की स्टैंडर्ड की बात करें तो जो क्लास का फर्स्ट लेटर होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है कैसे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई कहता है क्या हम क्लास का नेम 1xyz क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, हम क्लास के नेम के आगे 1 रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर अगर कोई पूछता है क्लास के नेम से बाद में क्या हम xyz1 क्या यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे यस, क्लास के नेम के आगे आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, फिर हम लिखते हैं स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, स्ट्रिंग args आर्गुमेंट्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने एक क्लास डिफाइन किया। क्लास को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास का नेम हमने डिफाइन किया xyz। आप क्लास का नेम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपने कोई भी क्लास के आगे अगर आपने क्लास में को आपने पब्लिक डिफाइन नहीं किया है, तो इस फाइल जो भी क्लास की जो भी फाइल है, जो क्लास नेम है, यहाँ पे आप जो है xyz.java से भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर कोई भी xyz नेम ले सकते हैं आप यहाँ पे abc.java से भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं किया। अगर कोई क्लास से पहले अगर आपने यहाँ पे सपोज पब्लिक कीवर्ड यूज किया, आपने क्या लिया? पब्लिक क्लास xyz। अगर कोई भी क्लास है उसके पहले अगर आपने पब्लिक कीवर्ड ऐड किया है, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी जो आपका क्लास का नेम होगा, जो आपका फाइल का नेम होगा, वो आपका क्लास नेम सेम रहेगा। जैसे अगर आपका नेम क्लास का नेम xyz है, तो आप यहाँ xyz.java लिखेंगे। अगर आपका क्लास का नाम abc है, तो आप यहाँ abc.java लिखेंगे, क्योंकि ये कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि अगर कोई भी क्लास अगर पब्लिक है तो सेम उसी नाम से उसका फाइल नेम भी होना चाहिए। ठीक है। तो अब आपसे पूछते हैं, अगर कोई भी आपको पैकेज है, उसमें मल्टीपल क्लासेस है, तो उसमें कितनी क्लासेस आपको पब्लिक डिफाइन करनी पड़ेगी? तो आपको ओनली 1 क्लास पब्लिक होती है। जहां पे भी मेन फंक्शन होता है उस क्लास को हम बेसिकली पब्लिक डिफाइन करते हैं। ओके। तो सबसे पहले ये पब्लिक का कॉन्सेप्ट था कि हम पब्लिक कीवर्ड यूज क्यों करते हैं। और पब्लिक हमारा क्या होता है? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर में क्या आता है? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक मींस कहीं भी आप इस क्लास के प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। प्राइवेट अगर कोई भी क्लास को प्राइवेट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को आप दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट, प्रोटेक्टेड फ्रेंड सर्कल, उसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास से तीसरी क्लास कुछ भी आप xyz यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देख रहे हैं, सबसे पहले हमने एक क्लास दिया xyz टाइप का। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। पब्लिक मींस क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक मींस क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर आपको 3 दिए गए हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक मींस क्या होता है? आप इस मेन फंक्शन को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी क्लास में, ये मेन फंक्शन आपको पब्लिकली अवेलेबल है। प्राइवेट ओनली वो क्लास ही यूज कर सकती है। प्रोटेक्टेड उसका जो भी फ्रेंड सर्कल होगा, जो भी इस क्लास से कनेक्टेड होंगे, वो सभी इसको यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, उसमें अगर हमने कोई भी फोटो शेयर किया, अगर हमने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को पब्लिक डिफाइन किया, तो कोई भी यूजर से देख सकता है। अगर हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया, तो ओनली हम देख सकते हैं, या फिर जो भी जिस यूजर ने कंटेंट क्रिएट किया है वो देख सकता है। अगर हमने उस पर्टिकुलर फाइल को प्रोटेक्टेड किया, तो आपका जो भी फ्रेंड सर्कल्स होगा वो आपकी प्रॉपर्टी को सी करेगा। ठीक है। फिर आता है स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर होता है। स्टैटिक क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर होता है। इसका मेन वर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मेन फंक्शन से आने के पहले इसको एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, वो पर्टिकुलर मेमोरी, ये स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक क्या होता है? क्लास लेवल से बिलोंग करता है। स्टैटिक क्या होता है? क्लास लेवल से बिलोंग करता है।
इसलिए ये इसका जो भी ऑब्जेक्ट मेमोरी है वो कंपाइल टाइम पे ही असाइन हो जाती है, तो क्लास लेवल से। तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन आता है इसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है, इसलिए हम यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है वाइड। वाइड क्या है? रिटर्न टाइप। जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन क्या होता है? कोड को रीयूज करने के लिए हम बार बार यूज करते हैं, मतलब अपनी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम फंक्शन का बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ जो आपका मेन फंक्शन है इसका एक रिटर्न टाइप है जो वाइड टाइप है, मतलब ये मेन फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? वाइड टाइप। वाइड मींस क्या होता है? ये कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मेन काम है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी जावा का कोड है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं मेन फंक्शन, ठीक है। इसमें जो पैरामीटर हमने दिया है वो किस टाइप का? आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। ये आर्गुमेंट में अरे साइज है, मतलब स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब अरे के साइज में हमने एक आर्गुमेंट लिया है जिसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे हमने एक हेलो मैसेज पास कर दिया। जैसे आपने ये लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन। प्रिंट मतलब आपकी प्रॉपर्टी को सेम लाइन में प्रिंट करता है। सपोज अगर यहाँ भी आउटपुट, यहाँ पे क्या आएगा आपका आउटपुट? हेलो। यहाँ पे स्क्रीन पे क्या शो करेगा? हेलो, ठीक है। सपोज अगर आपने यहाँ पे दो सिस्टम अगर डिफाइन किया है, मान लीजिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने लिख लिया हाय, ओके। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर जब हम इसका आउटपुट सी करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हेलो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एलन, मतलब एलन मतलब नेक्स्ट लाइन पे शो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, फिर आपका जो कर्सर है नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आपका शो होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे हाई दिया है, हाई प्रिंट होगा। फिर से आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे पोजीशन पॉइंटर पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर यही सेम प्रोग्राम पे हम यहाँ पे एलन की जगह प्रिंट लिखते हैं तो क्या यहाँ पे चेंज होंगे आउटपुट की स्क्रीन पे? आउटपुट स्क्रीन पे आपका यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, फिर आपका पॉइंटर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ब्लिंक करता रहेगा। तो आपने जैसे ही नेक्स्ट मैसेज दिया तो आपका रिजल्ट शो होगा हेलो हाय, और फिर आपका पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा, सबसे पहले आपका हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद पॉइंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाई प्रिंट होगा, फिर आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा और यहाँ पे प्रिंट यूज किया, देन आउटपुट में क्या चेंजेस होंगे? यहाँ पे आपका क्या होगा? सबसे पहले आपका हेलो प्रिंट होगा, स्क्रीन पे आपका हेलो शो करेगा। आफ्टर दैट आपका लाइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, पॉइंटर जो है नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। उसके बाद प्रिंट में यहाँ पे हाई मैसेज प्रिंट। अगर इसके बाद भी अगर नेक्स्ट लाइन है तो उसके आगे प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एलन यूज नहीं किया है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हमको मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम है उसमें यूजर से इनपुट लेना है, क्या लेना है? यूजर से इनपुट। तो सपोज हम स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर SC। यहाँ पे आप कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, XYZ, आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने SC लिया, बहुत से लोग OBJ लेते हैं, जो भी आपकी मर्जी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट इन, इस तरीके से लिखा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने यहाँ पे लिखा एंटर दी नंबर, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने यहाँ पे लिखा इंट n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने स्टोर करा। और फिर हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखा नंबर इज प्लस n को हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, हमने जब भी कोई भी क्लास, सपोज हमने स्कैनर क्लास, तो हमने खुद को डिफाइन नहीं किया, ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये पहले से क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। जब हम जावा कोड या फिर ब्लूजे इंस्टॉल करते हैं, दैट टाइम हम देखते हैं ये स्कैनर क्लास की प्रॉपर्टी हमारे फंक्शन, हमारे सिस्टम पे स्टोर हो जाती है, इनबिल्ट हो जाती है। तो आपको जब स्कैनर क्लास आपने डिफाइन नहीं किया, ये किसी पैकेज के अंदर होगा, हम इसीलिए यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.util
util डॉट स्टार या फिर स्कैनर। अगर आपने यहाँ पे हमने एक स्कैनर क्लास यूज किया है, स्कैनर क्लास कहां से बिलोंग करता है, जावा के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास हमारी स्टोर हुई है। अगर हम यहाँ स्टार करते हैं तो यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस या इंटरफेस है वो यहाँ पे क्या होंगे, इनबिल्ट हो जाएंगे इस पेज पे। अगर सपोज हम यहाँ पे स्टार लिखते हैं, देन ये हो रहा है। अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह स्कैनर लिखना चाहें तो ओनली स्कैनर की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, util डॉट स्कैनर। ओके, यहाँ पे आप स्कैनर भी लिख सकते हैं और स्टार भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका बेस्ट वे देखा जाए तो आपको स्कैनर यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा import java डॉट util डॉट स्कैनर क्लास को हमने जैसे ये किया तो ये लाइन हमारी एक्सेसिबल हो गई। सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और फिर यहाँ पे आपका न्यू क्या है, एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। न्यू कीवर्ड क्या होता है, एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। ये आपका देखो यहाँ पे ये आपका वेरिएबल नेम है, ये इसका रेफरेंस टाइप है, स्कैनर क्लास है, ये स्कैनर क्लास का रेफरेंस है, न्यू कीवर्ड है, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम स्कैनर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया आपका कर्सर, यहाँ पे आपसे मांगा सपोज अगर आपको आउटपुट स्क्रीन देखना है तो अगर आपको आउटपुट स्क्रीन इस प्रोग्राम के लिए देखेंगे तो सबसे पहले मांगेगा आपसे एंटर द नंबर। सबसे पहले क्या मांगेगा, एंटर द नंबर। हमने एक नंबर प्रोवाइड किया इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है नेक्स्ट int। अगर कोई कहता है इंटीजर इनपुट लेना है स्कैनर क्लास में तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो आप बोलोगे नेक्स्ट int टाइप का फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको मान लीजिए डबल वैल्यू लेना है तो नेक्स्ट डबल फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो नेक्स्ट फ्लोट यूज करेंगे। अगर आपको वर्ड स्टोर करना है स्ट्रिंग में तो नेक्स्ट यूज करेंगे, ओनली नेक्स्ट यूज करेंगे। अगर आपको वर्ड में एक सेंटेंस रिस्टोर कराना है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आपने जो भी यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिया है वही सेम वेरिएबल नेम यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे आप वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है, मान लीजिए जैसे ये मैंने प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम का यहाँ पे तो आपने इनपुट किया 10, तो आपको आउटपुट क्या शो कर रहा है, यहाँ पे नंबर इज 10, ये आपकी स्क्रीन पे मैसेज शो हो रहा है। अगर आपसे कोई ये पूछता है क्या हम ये पब्लिक और स्टैटिक का जो भी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया स्टैटिक पब्लिक, क्या हम इस तरीके से इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, आप यहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे पब्लिक डिफाइन कर सकते हैं, आप इसका क्रम चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसी तरीके से अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है, जैसे हमने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक ऐसे वाइड में लिखा हुआ है, अगर वो कहता है ये वाइड को यहाँ पे क्या वाइड का क्रम, यहाँ पे जैसे स्टैटिक लिखा है इसकी जगह यहाँ वाइड और यहाँ स्टैटिक, क्या ये डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। हम मेन फंक्शन से पहले यहाँ रिटर्न टाइप होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पब्लिक फिर यहाँ स्टैटिक, हम इन दोनों का क्रम चेंज कर सकते हैं बट वाइड को हम चेंज नहीं कर सकते। वाइड की प्रॉपर्टी जो है ये फिक्स है, ओके, तो हम वाइड मतलब यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एक मिनट, अब आपसे अगर सपोज आपसे यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है जैसे ये आर्गुमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, आप आर्गुमेंट्स की जगह कुछ भी एक्स वाई जेड आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये हमने यहाँ पे एरे का साइन बनाया, इस एरे के साइन को आप यहाँ पे ए के पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको प्रोग्राम में कोई फॉल्ट नहीं आएगी। आप इसको स्ट्रिंग के बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? तो आप यहाँ पे इसकी क्रम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ सिंपल सा एक जावा का प्रोग्राम, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज जावा, तो आप बोलेंगे जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। आप क्या बोलेंगे? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। यहां तक समझ में आया? फिर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट या व्हाट इज क्लास,
सबसे पहले पूछते हैं क्लास। क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आया? फिर हम बोलते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन एंटिटी दैट रिप्रेजेंट स्टेट एंड बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी एंटिटी जो अपने स्टेट और बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आया? फिर से आपसे पूछा जाएगा डेटा टाइप कितने टाइप्स होते हैं? आपसे पूछा जाएगा डेटा टाइप। डेटा टाइप आपके दो टाइप के होते हैं। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहला क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरा क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर रेफरेंस डेटा टाइप। समझ में आया यहां तक? प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? जिनकी साइज फिक्स होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? जिनकी साइज फिक्स होती है। कोई भी ऐसा डेटा टाइप जिसका साइज फिक्स हो, जैसे इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। क्या होता है? इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब कोई भी डेटा टाइप है जिसकी साइज क्या होती है? फिक्स होती है। तो जैसे हमने जावा में देखा जाए तो कैरेक्टर की साइज क्या फिक्स है? 2 बाइट। एक बाइट किसके 8 बिट के इक्वल होता है। 1 बाइट इसके कितने बिट के इक्वल होता है? 8 बिट। 1 बाइट मींस 1 मतलब 8 बिट। ओके। इसी तरीके से कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर को देखा जाए तो आपका जो कैरेक्टर होता है वो 2 बाइट डेटा स्टोर करता है। मतलब एक कैरेक्टर की साइज क्या होती है? 2 बाइट। इसी तरीके से अगर इंटीजर देखा जाए तो वो 4 बाइट डेटा लेता है। इसी तरीके से लॉन्ग और डबल ये सब 8 बाइट डेटा लेते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है और इसको देखना है। तो सबसे पहले जिसकी साइज फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जिसकी साइज फिक्स नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल ये सभी चीजें आती हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, क्लास ये सभी चीजें जो भी हैं वो सब आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के एग्जांपल हैं। यहां तक समझ में? अगर आपसे कोई पूछता है कि वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? एक रिजर्व एरिया एलोकेट करता है। मतलब वेरिएबल मींस क्या होता है? एक कोई भी एरिया रिजर्व एलोकेट करता है। सबसे पहले वेरिएबल कैसे लिखते हैं? int a is equal to 10। सपोज int a is equal to 10, तो आपका a क्या है? ये आपका वेरिएबल नेम है। a को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नेम। इक्वल क्या है? आपका ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। इक्वल क्या है? ऑपरेटर है। 10 क्या है? ये वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। इंटीजर क्या है? आपका डेटा टाइप। क्या है? डेटा टाइप। यहां तक आपको समझ में आया? अब आपसे कोई पूछता है वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? फर्स्ट आपका लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल। सेकेंड आपका होता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। थर्ड आपका होता है स्टैटिक वेरिएबल। क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल। पहला आपका लोकल वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा स्टैटिक वेरिएबल। 3 टाइप के आपके वेरिएबल्स होते हैं। ओके। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल इनसाइड द क्लास एंड इनसाइड द फंक्शन। जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमने सबसे पहले हम एग्जांपल लेना चाहते हैं लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का अगर एग्जांपल देखा जाए तो सबसे पहले हम एक क्लास लिखते हैं। क्लास में हम यहाँ पे x y z लिखते हैं। फिर यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, मान लीजिए वाइड रन टाइप का एक फंक्शन ले लिया इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिखा int a is equal to 10, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। इसको हम क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्यों बोलेंगे? क्योंकि क्लास के अंदर और फंक्शन से अंदर, इनसाइड द क्लास एंड इनसाइड द फंक्शन, अगर सपोज हम कोई भी xyz वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल। क्या आता है? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल होता है इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। क्लास के अंदर और फंक्शन से बाहर। मतलब हम इस लाइन पे यहाँ पे लिखेंगे int a is equal to 10, जिसको हम बोलेंगे इंस्टेंस
वेरिएबल, क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास के अंदर और अगर फंक्शन से बाहर अगर हम कोई भी वेरिएबल सपोज डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। यहां तक समझ में आया? फिर आता है स्टैटिक वेरिएबल। आपका थर्ड क्या आएगा, स्टैटिक वेरिएबल। थर्ड क्या आएगा, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल होता है क्लास के अंदर फंक्शन से बाहर। यहाँ पे हम लिखते हैं int a is equal to 10 और इसके पहले हम यहाँ स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। समझा? इसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को हम लोकल डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब हम इस फंक्शन के अंदर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू यूज हम क्यों करते हैं, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज करते हैं। समझा? तो सबसे पहले अगर आपसे कोई इसका स्कोप पूछता है, लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन फंक्शन होता है। आप लोकल वेरिएबल को जहां जो भी फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे आप उसी के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं इनसाइड द फंक्शन। अगर आपको थोड़ा सा उससे बड़ा स्कोप अगर देखना है तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल आता है, जिसका होल क्लास में उसका इंस्टेंस मतलब उसके नीचे कोई भी क्लास मतलब फंक्शन आपको यूज कर सकते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल। स्टैटिक क्या होता है, क्लास लेवल से बिलोंग करता है, जिसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आपसे नेक्स्ट कोई पूछता है, सपोज अगर एक कोई प्रोग्राम देता है, बोलता है क्लास XYZ ओपन, यहां पे उसने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहां उसने लिखा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ऐसे लिखा उसने, और यहां पे उसने लिखा int a is equal to 10, फिर यहां उसने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां पे उसने a को प्रिंट किया। अगर कोई आपसे पूछता है इसका आउटपुट क्या है, मतलब क्या ये प्रोग्राम सही है, हाँ ये प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट कितना शो होगा, 10। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है। अगर हम यही प्रोग्राम में यहाँ पे हमने लिखा int a is equal to 10, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको प्रोग्राम को सही करने के xyz x is equal to new xyz, हम ये क्लास का ऑब्जेक्ट, जो भी क्लास का नेम है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। समझा? इस ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट कर लेंगे तो इसको हम कॉल करेंगे x.a। जैसे x.a हम कॉल करते हैं, यहाँ पे आउटपुट आपको शो हो जाएगा 10। आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 10। समझा? अगर हम यही प्रोग्राम में यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे स्टैटिक करेंगे इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं तो आपको आउटपुट 10 शो होगा। यहाँ तक समझ में? फिर आपसे कोई पूछता है इफ कंडीशन एंड व्हाइल में क्या डिफरेंस, इफ एंड व्हाइल में क्या डिफरेंस। इफ क्या होता है, ओनली वंस एग्जीक्यूट होता है। इफ क्या होता है, इफ लूप ओनली वंस, मतलब जो भी इफ का एक्सप्रेशन है वो ओनली वंस एग्जीक्यूट होगा, मतलब आपको एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। और जो व्हाइल है, जब तक आपकी कंडीशन मतलब टिल कंडीशन ट्रू तक, मतलब आपकी जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएंगी तब तक ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होती है ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इफ कंडीशन ओनली वंस एग्जीक्यूट होती है, व्हाइल जब तक टिल कंडीशन ट्रू तक। समझ में आया? फिर आपसे कोई पूछता है व्हाइल एंड डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। व्हाइल एंड डू व्हाइल, व्हाइल क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप, और ये क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। समझ में आया? एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, देन एक्सप्रेशन प्रिंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले एक्सप्रेशन प्रिंट होता है, देन आपकी कंडीशन चेक होती है। कैसे? जैसे सपोज हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लिया, व्हाइल में हमने लिखा यहाँ पे int a is equal to 10, हमने लिखा a लेस देन या इक्वल टू 100, फिर हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन,
यहाँ पे हमने ए मैसेज को प्रिंट किया और ए को इंक्रीमेंट किया, इस तरीके से किया। तो ये प्रोग्राम पे देखेंगे तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, देन आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एंट्री कंट्रोल। और अगर हम यहीं पे डू वाइल की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा डू, हमने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, फिर हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे हमने a को प्रिंट किया, फिर हमने इंक्रीमेंट किया, फिर हमने यहाँ लिखा while a लेस देन या इक्वल टू 100, इस तरीके से लिखा। इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिट कंट्रोल लूप। कौन सा कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा, देन आपकी कंडीशन कंपेयर होगी, मतलब ये ओनली वंस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी रहती तो भी ये एक वन टाइम मैसेज शो करेगा, और ये आपको सबसे पहले अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इन दोनों में ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, ओके। फिर अगर आपसे कोई पूछता है इनफाइनाइट लूप क्या होते हैं या फिर नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप इनसाइड लूप। जैसे व्हाइल लूप है, व्हाइल के अंदर अगर एक और व्हाइल, लूप इनसाइड लूप अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हैं, या फिर फॉर लूप है, फॉर इनसाइड फॉर, मतलब लूप इनसाइड अगर लूप आप यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लूप। समझ में आया? यहाँ पे ये क्या है, नेस्टेड लूप का एग्जांपल है, लूप इनसाइड लूप। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है फिर आता है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप ऐसा कोई भी लूप जो कभी जो उसकी कंडीशन हमेशा ट्रू है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप, जो कभी स्टॉप ना हो, मतलब जिसकी वर्किंग हमेशा कंटिन्यूअसली वर्क करता है, तो उस लूप को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल अगर इसका इनफाइनाइट लूप का देखा जाए तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे फॉर लिखा, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये क्या है, इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल है। एक एग्जांपल ये दे सकते हैं आप, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं जैसे व्हाइल है, व्हाइल हमने लिख दिया ट्रू, ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल है। इस तरीके से अगर कोई सिचुएशन आप क्रिएट करना चाहें, जैसे इन्होंने तो पहले से बताया हुआ, अगर आप कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाहें जो कभी भी लूप क्या हो, फॉल्स ना हो, तो उसको भी हम इनफाइनाइट बोलेंगे। जैसे हमने लिखा इंट a इक्वल टू 10, हमने एक व्हाइल कंडीशन दिया, व्हाइल लिख दिया a लेस देन या इक्वल टू 100, और हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यहाँ पे a को प्रिंट कर दिया, हमने इसको इंक्रीमेंट नहीं किया। देन यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा। इसको भी हम एक इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल बोल सकते हैं। समझ में आया? ये आपका इनफाइनाइट लूप हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है फॉर लूप है, इफ कंडीशन है, सपोज इफ कंडीशन है, मान लीजिए इंट a इज इक्वल टू 10 है, इंट b इक्वल टू 20 दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है इफ a लेस देन b, और यहाँ पे लिखा गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे a को प्रिंट किया गया, एल्स यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे b को प्रिंट किया गया। ये आपका ये कंडीशन लिखा गया। तो कोई आपसे पूछता है इसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करिए, इसमें कन्वर्ट करना है टर्नरी ऑपरेटर, इसमें कन्वर्ट करना है टर्नरी ऑपरेटर में अगर इसको यूज करना है, मतलब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर में क्या करना है, लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर में लिखना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, फिर यहाँ लिखेंगे आप a लेस देन b क्वेश्चन मार्क, क्या लिखेंगे, a लेस देन b क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट
println यहाँ पे a, इसी के आगे कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे b आपको प्रिंट करेंगे। इस तरीके से आप इक्वेशन को शो करेंगे। ये टर्नरी ऑपरेटर। अगर यही सेम प्रोग्राम को अगर उसने क्या किया, इसको किसी वेरिएबल उसने स्टोर कराना चाहा, सपोज अगर यहाँ पे ये प्रोग्राम न लिख के उसने ऐसा लिखा int c, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू a और उसने लिखा c इज इक्वल टू b, फिर उसने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट println c। अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बोलता है टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करिए, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, int c इज इक्वल टू ऐसे c लिखेंगे और इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इस प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले int c डिक्लेयर करेंगे, उस पर लिखेंगे c इज इक्वल टू a लेस देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b, इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, टर्नरी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसको प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println c। इस तरीके से चाहे आप ये टर्नरी ऑपरेटर को इफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या इफ को टर्नरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखा जाए कि आपका ट्रू पार्ट है और ये आपका फॉल्स पार्ट है, जैसे यहाँ पे ये इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये पार्ट। सपोज कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट पार्ट, नहीं तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से कोई अगर व्हाइल लूप को डू व्हाइल में कन्वर्ट कराना चाहता है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहां लिखा int a इक्वल टू 10, फिर हमने लिखा व्हाइल a लेस देन या इक्वल टू 100, फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे हमने a, फिर हमने a प्लस प्लस इस तरीके से लिखा। सपोज आपको ये प्रोग्राम दिया गया है, एक छोटा सा प्रोग्राम हमने अपने से सोचा हुआ है, तो अगर इसको आपको क्या करना है, इसको डू व्हाइल में कन्वर्ट करना है या फॉर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर इसको डू व्हाइल में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, डू व्हाइल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डू व्हाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे int a इज इक्वल टू 10, फिर यहाँ हमने डू स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे सबसे पहले ये पार्ट आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आप यहाँ पे ये सेम प्रोग्राम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये आपने कॉपी कर लिया, फिर आपने यहाँ पे लिखा a प्लस प्लस, ये जैसे ही पार्ट जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया उसके बाद यहाँ पे एक व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल में आप यहाँ पे लिखेंगे a लेस देन या इक्वल टू 100, फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरीके से आप व्हाइल लूप को डू व्हाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसका अगर रिवर्स करना चाहें डू व्हाइल से व्हाइल में, सेम इसी तरीके से है, आप वो समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई कहता है नहीं इसको व्हाइल लूप को या डू व्हाइल को फॉर में कन्वर्ट करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी सेम को हम यहाँ पे एक फॉर लिख डिफाइन किया। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे int a इज इक्वल टू, सपोज हमने यहाँ 10 लिया, फिर हम यहाँ लिखेंगे a लेस देन या इक्वल टू 100 और फिर हम यहाँ पे a प्लस प्लस, सबसे पहले ये कंडीशन, फिर ये इंक्रीमेंट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे a को प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से ये फॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम व्हाइल को डू व्हाइल में कन्वर्ट करना चाहें तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने व्हाइल लूप को फॉर में कन्वर्ट करना चाहें तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम फॉर को व्हाइल में करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं, फॉर से डू व्हाइल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा? ठीक, ये तो था आपका कन्वर्जन। ये सभी आपका वाइवा के प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। इसके बाद टॉपिक आता है आपका, इसके बाद आता है कन्वर्जन। आपका कन्वर्जन में क्या होता है? सबसे पहले आता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? वन डेटा टाइप कन्वर्ट टू अनदर डेटा टाइप। क्या आता है? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में क्या होता है? वन डेटा टाइप कन्वर्ट टू अनदर डेटा, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट। टाइप कास्टिंग अपनी दो टाइप की होती है। पहला इम्प्लिसिट, पहला क्या होता है? इम्प्लिसिट
दूसरा क्या होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है, पहला इम्प्लिसिट दूसरा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बिना कन्वर्ट किए अगर हम उसको यूज कर सकें तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जैसे सपोज अगर हमने यहाँ पे इंट a इक्वल टू कैपिटल A ऐसा अगर हमने रिप्रेजेंट किया, ये जो इंट a है यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और ये a को यूज किया, तो यहाँ आप देखोगे जो a है वो क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में। ये आपका किसका एग्जांपल हुआ, इम्प्लिसिट। क्या हुआ, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। क्या हुआ, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। यहाँ पे इसका अगर आउटपुट आप देखेंगे तो 65 शो हो जाएगा। ये जो a की ASCII वैल्यू होती है वो 65 है। कैपिटल A की ASCII वैल्यू 65 और कैपिटल Z की 90। इसके बिटवीन में आप जो भी समझ लीजिएगा, जैसे B की 66, C की 67, इसी तरह से सिर्फ Z की आपकी 90। अगर स्मॉल a की अगर आपकी ASCII वैल्यू देखा जाए तो 97 होती है, स्मॉल b की 98, ऐसे डैश स्मॉल z की आपको 122। ये आपकी ASCII वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से स्पेस की अगर देखा जाए ASCII वैल्यू तो 32 होती है, और इसी तरीके से अगर 0 की ASCII वैल्यू देखा जाए तो आपका 48 होगा। इसी तरीके से अगर आपका 9 का देखा जाए तो 57 आपकी क्या होगी, ASCII वैल्यू होगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कैरेक्टर को आप डायरेक्टली इंटीजर में यूज कर सकते हैं। ये आपका इम्प्लिसिट का एग्जांपल है। अब आता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। क्या आता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में जैसे सपोज यहाँ पे कैरेक्टर होता है, क्या होता है, कैरेक्टर। अब यहाँ पे हम अगर 65 लिखते हैं तो ये इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगी। क्या होगी, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर डेटा टाइप में। किसमें कन्वर्ट करना चाहिए, कैरेक्टर डेटा टाइप में। तो आप यहाँ लिखेंगे कैरेक्टर और यहाँ पे आप यहाँ लिख देंगे 65। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपका क्या होगा, ये 65 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेक्टर में। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल A। क्या हो जाएगी, कैपिटल A। आपको जो रिजल्ट होगा कैपिटल A होगा। ये आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। मतलब आप फोर्सफुली, मतलब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब कोई भी डेटा टाइप को फोर्सफुली आप उसको कन्वर्ट करते हो वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। मतलब हम 65 को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। समझ में आया। तो ये जो आपका इंटीजर वैल्यू है इसमें कन्वर्ट हो गया कैरेक्टर में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है स्ट्रिंग। अब आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जावा में जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू को हम चेंज ना कर सके, जिसकी वैल्यू को हम चेंज ना कर सके उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग s इक्वल टू शशि, सपोज हमने यहाँ लिखा शशि। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं s डॉट या फिर s प्लस यहाँ पे रवि, इस तरीके से हम अगर लिखते हैं और हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में अगर यस को प्रिंट करेंगे तो हमको आउटपुट क्या होगा, शशि। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल है, ये डायरेक्टली ये स्टोर नहीं होगा। समझ में आ रहा है। या फिर यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन यूज करते हैं तो भी यही सेम प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ प्लस कीवर्ड यूज करो या फिर कॉनकैट फंक्शन, कॉनकैट मान लीजिए यहाँ पे रवि, ठीक, मतलब शशि में हमने एक कॉनकैट किया, रवि को ऐड किया, चाहे आप प्लस कीवर्ड यूज कीजिए या फिर डॉट मतलब कॉनकैट फंक्शन यूज कीजिए, दोनों सेम होता है। यहाँ पे भी आपको क्या है, शशि शो होगा। अगर यही सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे s इज इक्वल टू कर दिया, मतलब ये वैल्यू को इसमें स्टोर करा है, देन यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा शशि रवि। यहाँ तक समझ में आया।
अगर आपने इसको कॉन्कैट में या फिर यहाँ प्लस करके भी इस तरीके से लिखा डिफाइन किया तो यहाँ पे शशि रवि शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं? इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग को हम डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कहता है ये क्या लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कोट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई कहता है इसमें क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपका कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर होता है, जैसे हमने यहाँ पे ए डिफाइन किया। और स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, एक या एक से मतलब एक से ज्यादा, मतलब अगर एक से ज्यादा कोई भी कैरेक्टर तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होता है? तो पहले कॉन्कैट फंक्शन आता है। कॉन्कैट में क्या होता है? एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्कैट फंक्शन या प्लस। अगर कोई कहता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आप बोलोगे प्लस कीवर्ड या फिर कॉन्कैट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? या तो प्लस कीवर्ड यूज करेंगे या फिर कॉन्कैट फंक्शन यूज करेंगे। यहां पे समझ में? फिर कोई कहता है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का क्या यूज है? ट्रिम फंक्शन का यूज क्या है? स्टार्ट और एंड का अगर व्हाइट स्पेस हमें रिमूव करना है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रिम फंक्शन बेसिकली यूज करते हैं। अगर हमें स्टार्ट और एंड में कोई भी स्पेस को रिमूव करना है तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन स्ट्रिंग में यूज करते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछता है, जैसे सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया गया है, स्ट्रिंग यस इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है शशि। क्या दिया गया है? शशि। क्या दिया गया है? शशि। शशि में अगर कोई पूछता है यस डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन, क्या पूछा गया? इंडेक्स ऑफ एस। कोई पूछता है एस का इंडेक्स नंबर क्या है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एस एच ए एस एच आई इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ लिखना है 0 1 2 3 4 5, ये आपका इंडेक्स नंबर है। क्या है? इंडेक्स नंबर है। इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या है? स्टार्ट, फर्स्ट टाइम। अगर कोई भी आपका स्ट्रिंग है उसमें ये देखोगे एस को हमने फर्स्ट टाइम कौन से इस पर्टिकुलर इंडेक्स में हमने इसको देखा था, कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स में हमने एस को देखा था, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने एस कहाँ फर्स्ट टाइम देखा था? इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देखा था। यहाँ इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 से हो जाएगा। 0 मतलब अगर आपसे पूछता है कोई इंडेक्स ऑफ फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है तो आप बोलेंगे इंटीजर टाइप की वैल्यू हमको सेंड करता है। किस टाइप की वैल्यू देता है? इंटीजर टाइप की वैल्यू हमको वो सेंड करता है। इसी तरीके से अगर हमने s की जगह हम यहाँ पे h यूज करते हैं तो हमें h का रिजल्ट क्या मिलेगा? 1, क्योंकि h हमने फर्स्ट टाइम 1 पे देखा था। इसी तरीके से अगर कोई पूछता है a को आपने कब देखा, तो आप यहाँ पे a को 2 यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन इसी तरीके से आप यहाँ पे i को अगर कोई पूछता है, i को हमने फर्स्ट टाइम 5th इंडेक्स पे देखा, हमने इसका रिजल्ट क्या बताया? 5th इंडेक्स। इसी तरीके से अगर कोई पूछता है s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ पे s। अब ये पूछता है लास्ट, आपने लास्ट टाइम s को कहाँ यूज किया था? हमने लास्ट टाइम s को कहाँ देखा था? 3rd इंडेक्स। इसका क्या हो गया? 3rd। अगर इस पर कोई रिटर्न टाइप पूछता है तो हमारा जो इंडेक्स ऑफ और या फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ ये दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। s को हमने लास्ट टाइम 3rd इंडेक्स पे सी किया। इसी तरीके से अगर कोई पूछता है h को आपने कब यूज किया था, हम बोलेंगे 4th इंडेक्स पे। हमने h को कहां यूज किया था? 4th। समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर हमको कैरेक्टर को अलग करना है, s डॉट कैर ऐड फंक्शन हमको दिया गया है। हमको किस टाइप का? कैर ऐड टाइप का फंक्शन दिया है। अगर यहाँ पे हम 0 लिखते हैं तो हमको क्या डिजिट मिलेगी? s। हम यहाँ पे s को अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से h डॉट अगर हमारे पास कैर ऐड फंक्शन है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 पे हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? h। इस तरीके से हम एक एक कैरेक्टर को सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब इसका रिटर्न टाइप अगर कोई पूछता है कि कैरेक्टर टाइप का कैर ऐड फंक्शन हमारा कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स वैल्यू हमारा जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहां तक आपको समझ में आया होगा? सेम इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग को हमें कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है, मतलब माने हमने सपोज यहाँ एक स्ट्रिंग लिया जिसमें हमने लिखा s इज इक्वल टू शशि। हमने क्या लिखा?
S इज इक्वल टू शशि। अब इसको अगर हमको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है हम स्ट्रिंग को, तो s डॉट टू हमारे पास एक अपर केस टाइप का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, जैसे ये लिखते हो तो आपका आउटपुट आ जाएगा SHI, मतलब आपकी जो भी स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, अपर केस में। इसका रिटर्न टाइप आपका स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हमको लोअर केस, मान लीजिए यहाँ पे सपोज कैपिटल लेटर होता, इस तरीके से होता, हमको इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना होता, हम अपर की जगह क्या लिख देंगे, लोअर, मतलब करेक्ट S डॉट टू लोअर केस। हम यहाँ पे लोअर केस फंक्शन में S प्रोवाइड कर देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, SHI, स्मॉल लेटर में शशि आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई कैरेक्टर को, सपोज यहाँ पे हमने दे दिया, कोई कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हमने कैरेक्टर CH इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने A लिया, स्मॉल एरिया। अब इसको हमको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, कैपिटल लेटर। हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैरेक्टर डॉट इज अपर, मतलब कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। टू अपर केस क्या है, कन्वर्ट करेंगे। हमने मान लीजिए यहाँ पे CH प्रोवाइड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल। अगर हमको कोई कैरेक्टर को अपर केस में करना है तो हमारे पास फंक्शन है कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। अगर हमें कोई स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हमको डॉट स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर डॉट टू अपर केस लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अगर इसी सेम प्रोग्राम को हमको लोअर केस में कन्वर्ट करना होता तो हम यहाँ पे अपर की जगह क्या लिखते, लोअर। यहाँ पे अगर आप लिखे कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस CS तो यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कैरेक्टर, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेक्टर। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है ये जो भी कैरेक्टर है इसको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है क्या ये अपर केस है या लोअर केस है। सपोज हमको इसको चेक करना होगा तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस या फिर अपर केस। अगर हम सपोज हमने लिखा है यहाँ पे कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस CH, देन हमको आउटपुट क्या शो करेगा, ये CH हमारा किसमें है, कैपिटल लेटर में है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। मतलब इज अपर केस जब भी लगेगा तो ये बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हमको ये ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। तो हम यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फॉल्स। सपोज अगर यहाँ पे A होता है स्मॉल a, ये हमको रिजल्ट देता ट्रू, क्या रिजल्ट देता, ट्रू देता। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल A है, अगर हम इसको अपर केस चेक करना है, कैरेक्टर डॉट टू इज अपर केस, तो अपर केस जब लिखेंगे तो ये क्या अपर केस में है, यस है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ट्रू, यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, ट्रू। इसी तरीके से अगर यहाँ स्मॉल a लिख देते तो यहाँ आपको क्या मिल जाता, फॉल्स, क्योंकि ये अपर केस में नहीं। इस तरीके से आपको अपर केस और लोअर केस फंक्शन समझ में आया होगा। अगर हमको इसको चेक करना है क्या ये लेटर है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर डॉट इज लेटर टाइप का फंक्शन हमको दिया गया है, क्या ये लेटर है, आप बोलोगे यस, मतलब ट्रू कंडीशन, आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू, हाँ ये लेटर है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, क्या ये लेटर है, नहीं, यहाँ पे आउटपुट कैसे हो जाएगा, फॉल्स, क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया कि आपका लेटर हो गया। इसी तरीके से अगर आपको डिजिट चेक करना है, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट लिख देंगे तो क्या ये डिजिट है, यस, कंडीशन ट्रू। ये आपके साथ स्ट्रिंग के फंक्शन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल A लिखते हैं, क्या ये डिजिट है, नहीं, यहाँ पे आउटपुट कैसे हो जाएगा, फॉल्स। जब भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इज लगा है तो ये आपको बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर टू लगा है तो वो कन्वर्ट होगा, अगर कैरेक्टर में है तो मतलब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में। इसी तरीके से अगर यहाँ व्हाइट स्पेस लिखा है, क्या लिखा है, व्हाइट स्पेस, क्या ये व्हाइट स्पेस है, नहीं, तो ये फॉल्स आ जाएगा। व्हाइट स्पेस मतलब क्या होता है, यहाँ एक ब्लैंक स्पेस, अगर यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया गया है तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। समझ में। इस तरीके से व्हाइट स्पेस भी हम चेक कर सकते हैं। ये सभी आपकी स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए। इसी तरीके से आता है आपका, आपसे पूछा जाता है सब स्ट्रिंग क्या होता है, क्या होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मींस क्या होता है, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग। पार्ट ऑफ स्ट्रिंग मींस सब स्ट्रिंग। पार्ट ऑफ स्ट्रिंग मींस क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग दिया गया, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है शशि,
त्रिपाठी। इस तरीके से लिखा गया है। अब आपसे कोई पूछता है यश डॉट सब स्ट्रिंग 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका इंडेक्स डिफाइन करना है। तो आप यहां पे ऐसे लिखेंगे SHI, फिर यहां पे लिखेंगे TRIPATHI। तो आप यहां पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहले अगर होता है 0, तो आप 0 से यहां पे जितनी भी वैल्यू है आप यहां डिफाइन कर देंगे, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा शशि त्रिपाठी। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है यश डॉट सब स्ट्रिंग 3, तो थर्ड इंडेक्स आपका यहां पे शो हो रहा है। यहां से आपको पूरी वैल्यू लिखना है, तो आपको आंसर आ जाएगा SHI TRIPATHI। इस तरीके से आता है सी त्रिपाठी। इसी तरीके से अगर कोई कहता है S डॉट सब स्ट्रिंग, यहां पे दे दिया उसने 6, तो 6 मतलब ये इंडेक्स है, तो यहां से आपको स्पेस इंक्लूडेड रहेगा और उसके आगे लिखा रहेगा त्रिपाठी। समझ में आया? ये तो आपका इस तरीके से हुआ। अगर यहां पे इसने 8 दे दिया, तो आपको 8th इंडेक्स से देखना है, तो यहां पे हो जाएगा RIPATHI। इस तरीके से मैसेज हो जाएगा। अगर कोई इसके बिटवीन में दे देता है, मान लीजिए दिया उसने यश डॉट सब स्ट्रिंग 0,3, इस तरीके से दिया, आपको सबसे पहले क्या देखना है, 0 नीचे से देखना है, ये फर्स्ट इंडेक्स देखना है, ये लास्ट इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंडेक्स इसको बोलेंगे लास्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट इंडेक्स को 1 से। तो यहाँ पे अगर 0,3 बोलते हैं तो नीचे से 0 देखेंगे और ऊपर से आप 3 देखेंगे, तो आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जिसका नाम है SHA। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, SHA। इसी तरीके से अगर कोई पूछता है यश डॉट सब स्ट्रिंग 0, या फिर 3,6, तो 3,6 मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले थर्ड इंडेक्स पे जाना है और यहाँ पे ऊपर से लास्ट इंडेक्स में यहाँ देखना है 6, तो आपको एक वर्ड मिलेगा छोटा सा, इसका नाम होगा SHI। इस तरीके से आप सब स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको समझाया है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे अगर कोई पूछता है, जैसे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे अगर पूछता है कोई मैथ डॉट पावर, यहां पे 10,2 दे दिया। अगर कोई कहता है मैथ डॉट पावर 10,2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे पावर हो रहा है, ये 100.0, ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल टाइप। किस टाइप की, डबल वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल। अगर कोई कहता है मैथ डॉट पावर 5,3, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 125.0, आपको क्या मिलेगा, 125.0। इसी तरीके से अगर कोई पूछता है मैथ डॉट SQRT, यहाँ पे अगर कोई 100 देता है तो आपको रिजल्ट हो जाएगा 10.0, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये भी आपको डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कोई आपसे दिखाता है मैथ डॉट SQRT, यहाँ 25 दिया, तो आपको यहाँ पे 5.0 शो हो जाएगा। समझा? इसी तरीके से अगर क्यूब रूट देखना है तो आपके पास फंक्शन है मैथ डॉट CBRT, यहाँ पे 1000, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 10.0, ये भी डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से मैथ डॉट CBRT, यहाँ पे 125 दिया, 5.0 रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, क्यूब रूट का है। ये सभी आपको डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से और कुछ फंक्शन, जैसे अगर कोई पूछता है मैथ डॉट FL
फ्लोर फंक्शन यहाँ बोलता है 15.6, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 15.0, मतलब ये फ्लोर वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बोलता है अगर कोई मैथ डॉट फ्लोर 15.1, तो आप बोलेंगे 15.0 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर कोई कहता है मैथ डॉट फ्लोर -15.6, माइनस में रहता है तो इसकी अगली वैल्यू होती है, तो -16.0 क्या रिजल्ट आएगा, -16.0 रिजल्ट हो जाएगा। ये सभी डबल वैल्यू दे रहे हैं आपको। इसी तरीके से अगर कोई कहता है मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पे लिख दिया -15 या 14.2, आपको यहाँ पे 15.0 माइनस में 100 हो जाएगा। ये सभी आपको डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर यही सेम प्रोग्राम में फ्लोर की जगह हम क्या यूज करते हैं, शील फंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, शील फंक्शन। तो शील फंक्शन अगर यूज करते हैं मैथ डॉट शील यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या इसकी अगली वैल्यू हो जाएगी 16.0। यहाँ पे अगर हम CEIL तो यहाँ पे शील फंक्शन अगर यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू भी हमारी 16.0, यहाँ पे निगेटिव है इसकी वैल्यू सेम रहेगी -15.0, इसकी -15.0। इस तरीके से हमारा शील फंक्शन वर्क करता है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन में क्या होता है, पॉइंट के बाद 1 2 9 ऐसे 16 डिजिट में आपका डेटा शो हो जाता है, समझ आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है रैंडम मतलब कोई भी वैल्यू आपका कंपाइलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई कहता है मैथ डॉट रैंडम में, अगर उसने बोला इनटू 10 कर देता है, मतलब मल्टीप्लाई कर देता है, और उसके बाद इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो सपोज आपको रैंडम फंक्शन क्या होता है, 0.01 से करके यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट यहाँ पे आ जाती है, तो आपको 0 to 9 बिटवीन एनी नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ 100 कर देते हैं तो यहाँ पे 00, अगर यहाँ पे 100 सपोज रहेगा तो 00 से 99 के बिटवीन में कोई भी नंबर वो आपको शो करेगा, ये आपका रैंडम फंक्शन है। इसी तरीके से राउंड फंक्शन है, तो जैसे आपने यहाँ लिखा मैथ डॉट राउंड फंक्शन यूज किया, मान लीजिए 10.5, तो आपको वैल्यू आ जाएगी 11, इंटीजर वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मतलब राउंड फिगर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 10.1 होता कि आपको 10 शो होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैथ डॉट मीन टाइप का एक फंक्शन है, अगर 10,15, इसमें आपको बताना है मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 10 है, इसके ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ पे मैथ डॉट मीन में हमने यहाँ पे 10.0 और 15.0 लिया होता, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका आता है 10.0, मतलब ये डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मेन फंक्शन साथ इस तरीके से। अगर यहीं पे सपोज मैक्स यूज करते, यहाँ पे क्या लिखते हैं मैक्स, यहाँ पे मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है 15, इसकी क्या हो जाएगी 15.0। अगर हमने इंटीजर में इनपुट दिया तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर हमने इसमें डबल में वैल्यू दिया तो डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। इस तरीके से आपका मीन और मैक्स फंक्शन हुआ। इसी तरीके से अगर कोई कहता है मैथ डॉट एबीएस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जैसे 15.0 दिया तो हमें आउटपुट आ जाएगा 15 पॉइंट, मतलब निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका एब्सोल्यूट फंक्शन का वर्क। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपसे अगर ये भी पूछा जा सकता है, सपोज अगर आपने यहाँ पे एक क्लास लिखा, क्लास में आपने लिखा XYZ, फिर आपने लिखा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ आपने लिखा स्ट्रिंग आर्ग्स, इस तरीके से लिखा। अगर आपने यहाँ पे सिस्टम, आपने यहाँ पे लिया सिस्टम, एक मिनट, अगर आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज किया हुआ है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 10 + 20 + ऐसे +30 + 40 इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई पूछता है इसका आउटपुट क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ये इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर ये 30 हो जाएगा, इंटीजर प्लस स्ट्रिंग
स्ट्रिंग स्पेस आ जाएगा और यहाँ पे 30 प्लस 40 आपका जो स्ट्रिंग प्लस इंटीजर ऐड नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 30 स्पेस 30 40। इस तरीके से आपका आउटपुट शो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यू है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में आया? यहाँ तक इसका समझ में आ गया होगा आपको। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डबल कोट्स, फिर प्लस लिखते हैं 30 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 40, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें आउटपुट हो जाएगा स्पेस 30 40 30 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सपोज अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में स्पेस को हटा देते हैं तो आउटपुट क्या होगा, ये सभी ऐड हो जाएंगे। तो 30 प्लस 40 70 70 प्लस 30 100 100 प्लस 40 140 रिजल्ट शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 140। यहाँ तक समझ में आया? अगर सपोज यहाँ पे कोई लिखता है शशि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से अगर लिखता है तो इसका आपको आउटपुट जो शो होगा वो हो जाएगा शशि, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर स्ट्रिंग तो 1 हो जाएगा शशि 1, फिर शशि 1 स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर, फिर शशि 1 2, ये ऐड हो जाएंगे, फिर इस तरीके से शशि 3 1 2 3, आपको रिजल्ट हो जाएगा शशि 1 2 3। अगर कोई यूजर कहता है नहीं ऐसा नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे शशि लिखना है, फिर हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखा, इस तरीके से डिफाइन किया। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, इंटीजर प्लस इंटीजर ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये शशि इसमें ऐड होगा तो 6 शशि आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 2 3 सेम एज इट इज ऐसे ऐड हो जाएगा, तो आपको आउटपुट रिजल्ट में हो जाएगा 6 शशि 1 2 3। समझ में आया यहाँ तक? सेम इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे सपोज अगर आपसे कोई पूछता है, कोई एक फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पूछता है इंट a इक्वल टू 3 या 1 ले लो, a लेस देन इक्वल टू 10 a प्लस प्लस, और यहाँ लिखता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और a की वैल्यू ऐसे लिखता है, यहाँ प्रिंट ln लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले 1 है, यहाँ हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन पे आएगा कर्सर, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन से यहाँ पे जाता है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आया 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे 1 शो हो जाएगा, और फिर कर्सर अगली लाइन पे आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो आपको 2 शो हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ऐसे डैट डैट डैश 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा। 5 के बाद a की लास्ट वैल्यू 6 रहेगी, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ में आया? तो आपको रिजल्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मुझे ये बोलता है, यही सेम प्रोग्राम लेता है और यहाँ पे इसमें ln नहीं लगा, देन आउटपुट क्या आएगा? आपका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, एक लाइन पे आपका आउटपुट शो हो जाएगा। प्रिंट मतलब सेम लाइन पे आउटपुट शो। यहाँ तक आपको आता ही है। अगर कोई यूजर कहता है नहीं, यहाँ पे भी हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में a को प्रिंट कराना, मतलब a को हमने फॉर के अंदर इनिशियलाइज किया है, a को हमने कहाँ इनिशियलाइज किया है? फॉर के अंदर। यूज कहाँ कर रहे हैं? फॉर के बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरर शो हो जाएगी, एरर शो हो जाएगी। क्या एरर शो हो जाएगी? अनडिफाइंड सिंबल ऑफ a। a क्या है? अनडिफाइंड सिंबल, अनडिफाइंड सिंबल ऑफ a। यहाँ पे एक एरर शो हो जाएगी क्योंकि हमने इंट a को अंदर डिफाइन किया है फॉर के, यूज कर रहे हैं बाहर, इसलिए हम इसका इस तरह से इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंट a को बाहर डिक्लेयर करना है। सपोज अगर हमने इंट a यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये प्रॉपर रन होगा, हमको आउटपुट शो हो जाएगा 1 2 3 4 5 के ये लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा। उसका लास्ट वैल्यू a की 6 पे कंडीशन फेल हुई थी, यहाँ पे यार 6 आउटपुट शो हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ ln लगा है, अगर नेक्स्ट वैल्यू होता तो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता। समझ में आया? इस तरीके से आउटपुट शो हो जाएगा। अगर कोई यूजर कहता है नहीं, यहाँ पे वो सेमीकोलन लगा देता है, अगर ये सेमीकोलन लगाता है तो इसका ये फॉर लूप क्या होगा? यहाँ से चल के यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
अगर यहाँ पे इसने ब्रैकेट इस तरीके से लिखा हुआ है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या है, इसका स्कोप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको आउटपुट क्या हो जाएगा 6। ए की लास्ट वैल्यू क्या है 6। हमने इंट ए को बाहर डिक्लेयर किया, अगर इंट ए अंदर इनसाइड डिक्लेयर होता तो यहाँ पे एरर्स हो जाते। अगर हम यही सेम प्रोग्राम में यहाँ पे इंट यहाँ डिक्लेयर करते तो यहाँ एरर आ जाती, अनडिफाइंड सिंबल ऑफ ए। ए को हमने डिफाइन नहीं किया। अगर यहाँ सेमीकोलन लगाए हैं देन समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम यहाँ पे इंट ए की वैल्यू मान लीजिए m की वैल्यू ले लिया 1, n की वैल्यू ले लिया 1, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे सेमीकोलन हटा के यहाँ पे लिखा m प्लस प्लस सेमीकोलन n प्लस प्लस और फिर बाहर आके हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में m प्लस स्पेस प्लस m और n को प्रिंट किया। अब वो पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट यहाँ पे अगर इस तरीके से ब्रैकेट अगर डिफाइन आपने किया हो देन तो ये दोनों कंडीशन इस लूप के इनसाइड है। देन यहाँ पे a कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है 5 टाइम। a कितने टाइम चल रहा है 1 2 3 4 5 टाइम चल रहा है। तो m की वैल्यू हो जाएगी m इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मतलब 1 है तो 1 2 3 4 5 6 n की वैल्यू हो जाएगी 6 क्योंकि 1 से ये स्टार्ट हो रहा है। n की वैल्यू भी हो जाएगी 6। अगर आपने इस तरीके से लिखा ये 5 टाइम चल रहा है तो m और n की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर आपने इस ब्रैकेट को हटा दिया, अगर इस ब्रैकेट को आपने रिमूव कर दिया देन अगर ये प्रोग्राम को आप अगर एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये कर्सर क्या होगा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी आपका 6 और n की वैल्यू हो जाएगी 2। समझ में आया? इन दोनों में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं तो वो सिंगल लाइन कंसीडर करता है, अगर ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं तो सिंगल लाइन कंसीडर करेगा। ब्रैकेट यूज करते हैं देन आपकी ये दोनों लाइन शो हो जाएगी। समझ में आया? इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना तैयार करना है।